हेलो एंड वेलकम टू सैट फाउंडेशन। मैं जुल्फ़िकार खान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सैट फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस ये है कि हिस्ट्री के एक टॉपिक पे मैं डील करूँ। एक्चुअली यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह हैं मौजूद हैं, लेकिन मैं बस एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें तकरीबन चूँकि एज़ अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मैं बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे पता है बंगाल में जितने भी एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ामिनेशंस हैं, उस तमाम एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस कहाँ से किस तरह से आते हैं। तो ये मेरा फोकस रहेगा कि जितने भी पीएससी का एग्ज़ाम हो, क्लर्कशिप का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन होगा और मैं जिस टॉपिक से डील करूँगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक से कनेक्टेड पूरा ए टू जेड एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में दे दूँ। आई मीन टू से दैट वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव अबाउट द टॉपिक। इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करें और सैट फाउंडेशन को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और साथ साथ और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है सागा फाउंडेशन। आप चाहें तो मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सागा फाउंडेशन में मेरा अपना एक एम है कि मैं पॉलिटी का पूरा सीरीज़ तकरीबन नियर अबाउट जितने मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, नियर अबाउट 24 टू 25 चैप्टर्स हैं। अगर आप इन तमाम चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तभी आप एग्ज़ाम में फाइट कर पाइएगा। लेकिन उन तमाम चैप्टर्स को मैं अपनी इस वीडियो में आपको सागा फाउंडेशन के ज़रिए प्रोवाइड करूँगा। सो मेरे फाउंडेशन को भी जो सागा एजुकेशनल ग्रुप बोलकर है, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसको भी फॉलो करें। थैंक यू। तो आज हिस्ट्री का मेरा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट टाइम में नियर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी बसी थी हमारे हिंदुस्तान में, और ये तकरीबन इंडस और उसके आसपास की रीजन में बसी हुई थी। तो जो आबादी बसी हुई थी उस आबादी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिम्बलाइज करते हैं, उसको हम लोग याद करते हैं। होता क्या है, पूरी दुनिया में कई तरह के सिविलाइजेशन है, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। उसी तरह हमारी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। और देखा जाए तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शहरी जिंदगी का जो कंसेप्ट सबसे पहले हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया एक्चुअल में इराक का एक शहर है और इसका पूरा बगदाद इराक का एक शहर है। मेसोपोटामिया एक्चुअल इराक का ओल्ड नेम ही है, हम कहेंगे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में और एक जैसे हम लोग नाम आता है सुमेरियन सिविलाइजेशन, तो सुमेरियन एक शहर है जो मेसोपोटामिया में है। मेसोपोटामिया आपको इराक का एंशियंट नेम था। तो वहाँ पर जो सिविलाइजेशन बसी वो शहरी जिंदगी का कंसेप्ट लेकर आई। यही वजह है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी के आसपास में बसी हुई है। सबसे पहली बात कि कोई भी सिविलाइजेशन, दुनिया का कोई भी सिविलाइजेशन अगर सेटअप किया जाता है तो उस सिविलाइजेशन के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है सेटअप करने में? नदियाँ, रिवर्स। यानी रिवर क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ ए सिविलाइजेशन। क्यों रिवर की ज़रूरत पड़ती है? रिवर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ज़राअत किया जा सके रिवर के पानी के ज़रिया। पहले तो मामला क्या था कि अपासी का सिस्टम नहीं था पहले,
तो लोग नदियों के जरिए नदी के किनारे आबाद हुआ करते थे, ताकि वहाँ से आसानी के साथ वो लोग ज़राअत कर सकें और अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। खैर, हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इस टॉपिक की तरफ आना है। तो कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक गहरा रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जैसे कि इंडस हड़प्पन जो पीपुल हुआ करते थे, वो लोग एक ट्रेड रिलेशन सेटअप किए थे मेसोपोटामिया के साथ। यानी मेसोपोटामिया जाते थे अपनी यहाँ की चीज़ों को लेकर वहाँ पर, और वहाँ की कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ आते थे। तो इस तरह का एक ट्रेड रिलेशन हुआ करता था इनके दरमियान। तो मेसोपोटामिया में जो रिमेन्स मिला है, यानी वहाँ जो बाकियात मिले हैं हम लोग के इंडस सिविलाइजेशन के, तो उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग पहले इंडस रीजन को, इंडस रिवर रीजन को या इंडिया को पहले मेलुहा कहते थे। मेलुहा मीन्स ये एक नाम है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन, जो बाकियात, जो चीज़ें मिली है मेसोपोटामियन कल्चर में, तो वहाँ से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग इस रीजियन को, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस रीजियन में आबाद है, यानी इंडस रिवर के रीजियन में को, और फिर इंडिया को, इस मुल्क को पहले मेलुहा कहा करते थे। मेलुहा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाई मेलुहा। मेलुहा का माने क्या है? तो मेलुहा का माने होता है either the name of this country where we live or इंडस रिवर रीजियन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, मेलुहा होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे कि मैं कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका नाम हम क्या बोले? पहले इस रीजन को हम लोग क्या कहते थे? मेलुहा। ये स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के अपने रिसर्च का नतीजा है। और मेलुहा हम लोग किस बेस पे कहते थे? क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मेसोपोटामियन कल्चर में पाई गई, और इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग पहले हमारी सरजमीन यानी हिंदुस्तान को, यानी इंडिया को मेलुहा कहते थे, या फिर इंडस रिवर के रीजियन को कहते थे। सबसे अहम बात, नाम से कनेक्टेड ये एक अहम चीज़ है कि मेलुहा किसे कहते हैं, ये जानना है। दूसरी अहम चीज़ क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपको 6 ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। 6 लार्ज ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड में आता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक आपको है प्री हिस्टोरिकल पीरियड से। प्री हिस्टोरिकल, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक आपको प्री हिस्टोरिकल पीरियड से है, ठीक है। अब हम इस पीरियड को, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को सब डिवाइड करेंगे। प्री हिस्टोरिकल पीरियड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा कहलाता है स्टोन एज और एक कहलाता है मेटल एज। हाँ, तो क्या बोले प्री हिस्टोरिकल पीरियड, एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिकल पीरियड से ही बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन प्री हिस्टोरिकल पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा कहलाता है स्टोन एज और दूसरा हिस्सा कहलाता मेटल एज। स्टोन एज यानी पत्थरों का दौर और मेटल एज यानी धातु का दौर। तो स्टोन एज को अब मजीद यानी फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो पार्ट कौन सा है आपको? पालियोलिथिक एज,
लिथिक एज, दूसरा पार्ट है मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नियोलिथिक एज। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिकल एज दो हिस्सों में बढ़ता है। पहला हिस्सा कहलाता है स्टोन एज, दूसरा हिस्सा कहलाता है मेटल एज। स्टोन एज को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पालियोलिथिक एज, दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक एज, तीसरा कहलाता है नियोलिथिक एज। अब देखिए, इसके बारे में आपको जानना है, हर एज के बारे में आपको जानना है, क्योंकि हर एक एज की अपनी एक फीचर्स होती है। जैसे कि पालियोलिथिक एज, पालियोलिथिक एज को आपको अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसको एक निक नेम भी दिया जाता है, आपको जान के रखना है। तो पालियोलिथिक एज का एक निक नेम क्या है? इसे कहा जाता है सोहन कल्चर भी कहा जाता है। सोहन, पालियोलिथिक एज को क्या कहा जाता है? सोहन कल्चर कहा जाता है। ठीक है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात क्या है कि पालियोलिथिक एज में लोग जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ के केव के अंदर रहा करते थे, और उनके पास कोई अपना घर भी नहीं था, यानी टोटली इमेच्योर्ड लाइफ गुजारा करते थे। जिंदा जानवर को मारते थे और उसका कच्चा गोश्त खा लिया करते थे। पत्ते, दरख्त के साख वगैरह कुछ भी मिले बस उसको खा लिया करते थे। तो पालियोलिथिक लाइफ में लोगों की जिंदगी का हाल यही था। क्या था? सबसे इसमें आपको दो चीज़ों को जानना है। क्या कि पालियोलिथिक एज में पालियोलिथिक एज को सोहन कल्चर भी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि पालियोलिथिक एज में लोग जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ के केव में रहा करते थे, और जो भी उनको कच्चा मांस मिले उसको खा लिया करते थे। उस वक्त उनको माने इतना तरीका पता नहीं था कि गोश्त को खाना को किस तरह खाना है। ठीक है, यानी आदमखोर की जिंदगी गुजारा करते थे। अब उसके बाद आता मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ? मेसोलिथिक एज में इंसान ने सबसे पहले दो चीजों का आविष्कार किया, यानी इन्वेंशन किया। वो दो चीज क्या है? पहली चीज है आपको फायर, और दूसरी चीज है व्हील। ठीक है, आग का इन्वेंशन इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर था, और ये एडवेंचर किस दौर में हुआ? मेसोलिथिक एज में हुआ। इस आग के एडवेंचर से इन लोगों को ये पता चला कि हमें खाना किस तरह खाना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पहले पालियोलिथिक एज में लोग कच्चा गोश्त खाया करते थे, जानवरों को मारते थे और उसका गोश्त खा लिया करते थे। मान लीजिए जंगल में कभी आग लग गई, ऐसा कभी हुआ होगा। ठीक है, तो वो लोग क्या उस आग में बहुत सारे जानवर वगैरह भी जल के मर जाते हैं। जब वो लोग उसका गोश्त खाए तो उनको एक अलग टेस्ट का एक अलग किस्म का टेस्ट देखने को मिला, टेस्ट माने उन लोग को महसूस हुआ। ठीक है, इसके अलावा वो लोग आग का जब इन्वेंशन किए तो वो लोग रहन सहन को तब्दील कर दिए, यानी खाने का तरीका तब्दील कर दिए। अब देखिए, मामला ये होता है कि एक रॉ फूड से वो लोग कुक्ड फूड की तरफ बढ़ने लगे। यही वजह है कि मेसोलिथिक एज में एक काम ये भी हुआ कि इंसान के बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है उसका फंक्शन भी इसी एज में आके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस वेदर में रहता है, ठीक है, उसका बॉडी भी उसी वेदर के मुताबिक ही चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान अगर ठंड इलाका में, पहाड़ी इलाका में रहता है और वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वो लोग क्या करता है, उन लोग का ज़्यादातर खाने का रुझान किस तरफ होता है? मीट की तरफ होता है, क्योंकि मीट खाने से, गोश्त खाने से बॉडी गर्म रहता है। ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ ऐसा जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं? ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, माने साग सब्जी वगैरह, ताकि उनके बॉडी को वो अडेप्ट माने डाइजेस्ट कर सके अच्छी तरीके से। यही वजह है कि जब इंसान कच्चा गोश्त खाया करते थे तो रॉ फूड होता था, और उस कच्चे ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। ठीक है, तो इसमें अपेंडिक्स का काम होता था, क्योंकि अपेंडिक्स का काम ही होता है टू डाइजेस्ट द रॉ फूड।
ठीक है। लेकिन मेसोलिथिक एज में रॉ फूड तो देखने को मिला नहीं, आग का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया और लोग कुक्ड फूड खाने लगे। तो इस तरह से उनका वो जो काम था अपेंडिक्स का, वो काम भी खत्म हो गया मेसोलिथिक एज में। तो मेसोलिथिक एज के बारे में आपको क्या जानना है, बस कि सबसे अहम चीज़ क्या है कि इस एज में फायर और विंड का इन्वेंशन हुआ। तो फायर का इस्तेमाल हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। फायर और व्हील का इस्तेमाल किस लिए हुआ? व्हील का इस्तेमाल एक्चुअली हुआ है बर्तन बनाने के लिए, ठीक है। और अपेंडिक्स का काम मेसोलिथिक एज में खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो एज आता है वो आता है नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक से क्या समझ में आता है? नियो मीन्स कुछ नया, ठीक है। इससे पहले इंसान क्या जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ों में रहा करते थे, कच्चा गोश्त खाया करते थे। फिर एक दौर गुजरा, एक बहुत लंबा पीरियड गुजरा, उसके बाद इंसान कुक्ड फूड खाने लगे। क्यों कुक्ड? माने फायर के मदद से, हेल्प से बर्तन जरा बनाने लगे विल के मदद से, ठीक है। इसके बाद इन लोग का कुछ और पीरियड गुजरा, एक लंबा पीरियड है, यानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स गुजरे। उसके बाद एक नया कल्चर ने जन्म लिया, ठीक है। माने वे ऑफ लाइफ जो है चेंज होते चला गया। तो यहाँ नियोलिथिक कल्चर में एक तरह का सिविलाइज्ड कल्चर इंसान क्रिएट करने लगे, ठीक है। इससे पहले वो लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, ठीक है। एक कम्युनिटी के तरह वो लोग रहने लगे। तो सबसे पहले अगर नियोलिथिक एज का फीचर बोला जाए जानने को, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले एक सिविलाइज्ड कल्चर ने इस एज में जन्म लिया, ठीक है। नियो का माने ही होता नया, तो सिविलाइज्ड कल्चर इस एज में जन्म लेता है, पहला नंबर फीचर। दूसरे फीचर क्या है कि नियोलिथिक एज में एक अलग सिविलाइजेशन, एक नया सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। उस सिविलाइजेशन का नाम क्या था? मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो नियोलिथिक एज में क्या? नियोलिथिक एज में आपको जानना है कि एक सिविलाइज्ड कल्चर नियोलिथिक एज में इस्टेब्लिश्ड हुआ। लोग सिविलाइज्ड होने लगे। अपनी जो आपको सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स को क्या करने लगे? सिविलाइज्ड करने लगे। सोशली माने एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगे इस नियोलिथिक एज में। और इस नियोलिथिक एज में एक नए कल्चर ने जन्म लिया, ठीक है। इनकी इस तब्दीली की वजह से ही एक नया कल्चर कौन सा जन्म लिया? वो कल्चर था मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन की खूबी क्या है कि इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले हम लोग इस सिविलाइजेशन को हम लोग को हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला सिविलाइजेशन है। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग मुल्क नहीं थे, एक ही मुल्क थे। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन एक्चुअली बलूचिस्तान के इलाके में मौजूद है। बलूचिस्तान से एक नदी होकर गुजरती है, उस नदी का नाम है बोलन रिवर, ठीक है। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और यहाँ से जो नदी होकर गुजरती है उसे बोलन रिवर कहा जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की खासियत क्या है कि ये सिविलाइजेशन 1974 में डिस्कवर्ड हुआ। और इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर्ड करने में किसका हाथ है? दो लोगों का हाथ है। एक का नाम आता है कैथरीन जेरिस एंड जीन फ्रैंकोइस जेरिस, ठीक है। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन किस एज में जन्म लिया? नियोलिथिक एज में जन्म लिया।
महरगढ़ सिविलाइजेशन किस साल डिस्कवर किया गया? 1974 में किया गया। महरगढ़ सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में किसका हाथ है? दो लोगों का हाथ है। एक का नाम है कैथरीन ज़ेरिस और दूसरे का नाम है जीन फ्रैंकोइस ज़ेरिस। ठीक है। महरगढ़ सिविलाइजेशन की एक खूबी क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चरल एविडेंस देखने को मिला। ठीक है। महरगढ़ सिविलाइजेशन एक रूरल यानी गांव वाला सिविलाइजेशन था, देहाती सिविलाइजेशन था, ये शहरी सिविलाइजेशन नहीं था। तो महरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में बस आपको ये तमाम चंद मालूमात जानने की ज़रूरत है। पहला मालूमात क्या है? तो महरगढ़ सिविलाइजेशन कहाँ पर है? तो महरगढ़ सिविलाइजेशन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रीजन में है। महरगढ़ सिविलाइजेशन से महरगढ़ सिविलाइजेशन के पास से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो बोलन रिवर है। महरगढ़ सिविलाइजेशन किस सन में डिस्कवर्ड हुआ? 1974 में हुआ। महरगढ़ सिविलाइजेशन का डिस्कवरर कौन था? तो वो था आपको कैथरीन ज़ेरिस एंड जीन फ्रैंकोइस ज़ेरिस। महरगढ़ सिविलाइजेशन की और खूबी क्या है? इसकी एक खासियत यह है कि इट वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, ये पहला एग्रीकल्चरल लैंड था। फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर यहीं पर देखने को मिला। एग्रीकल्चरल एविडेंस सबसे पहले हमको महरगढ़ सिविलाइजेशन में ही देखने को मिला। यहाँ से आपका ये स्टोन एज खत्म होता है। तो हम आपको क्या बोले? सबसे पहले एक स्नैपशॉट लेते हैं। स्नैपशॉट में हम क्या बोले थे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक किस एज से है? प्री हिस्टोरिकल एज से है। प्री हिस्टोरिकल एज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा कहलाता है स्टोन एज, दूसरा हिस्सा कहलाता है मेटल एज। स्टोन एज को मजीद तीन हिस्सों में सब डिवाइड किया जाता है। ये पहला कहलाता है पालियोलिथिक एज, दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक एज, तीसरा कहलाता है नियोलिथिक एज। पालियोलिथिक एज का अपना एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सोहन कल्चर भी कहते हैं। पालियोलिथिक एज में लोग पहाड़ के केव में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे और जंगली जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। यानी किसी दूसरे जानवर को मारे और उसका गोश्त खा लिया उसी तरह। ठीक है। फिर उसके बाद पालियोलिथिक एज के गुजरने के बाद, खत्म होने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद दूसरा एज शुरू होता है जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं। मेसोलिथिक एज की खूबी क्या है कि इस एज में अपेंडिक्स का काम जो था वो खत्म हो गया, यानी इस ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। अपेंडिक्स का काम क्या होता था? रॉ फूड को डाइजेस्ट करना। चूंकि इंसान क्या पहले कच्चा गोश्त खाया करते थे, लेकिन इस एज में, मेसोलिथिक एज में, फायर और व्हील का डिस्कवरी के बाद इन लोग के का जो वे ऑफ लाइफ था, जिंदगी का गुजारने का जो तरीका था, वो तब्दील हो गया। अब ये लोग कच्चा गोश्त नहीं, यहाँ पर कुक्ड और बैग्ड फूड ही खाया करते थे। ठीक है, क्योंकि उन बैग्ड और पकी हुई ग़िज़ा खाने में उनको एक अलग मज़ा चखने को मिला। फिर उसके बाद व्हील का इस्तेमाल। तो व्हील का इस्तेमाल किस लिए किया गया? व्हील का इस्तेमाल बर्तन को बनाने के लिए, यानी फॉर मेकिंग क्रॉकरी। उसके बाद मेसोलिथिक एज के बाद जो दूसरा एज शुरू होता है वो है आपको नियोलिथिक एज। नियो का माने ही होता है नया, यानी एक नया एज। ठीक है। इस एज में क्या हुआ कि लोग अपने आप को एक समाज के मुताबिक ढालने लगे, यानी समाजी होने लगे, एक सोशल कल्चर क्रिएट करने लगे। ठीक है, हर चीज़ को एक तरीका से, एक नए तरीके से करने लगे। जस्ट लाइक जैसे कि आपको हमारे समाज में देखने को मिलता है, एक नया सोशल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया नियोलिथिक एज में। ठीक है, और यही वजह है कि इस एज में एक नए कल्चर ने जन्म दिया और उस कल्चर का नाम है महरगढ़ सिविलाइजेशन। महरगढ़ सिविलाइजेशन के से कनेक्टेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस खास करके आपको 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर जानने की ज़रूरत है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं 5-6 में से 2 क्वेश्चन अक्सर आता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि महरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में उसका फीचर क्या है? तो ये बोला जाता है कि इट वाज द फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, ये अक्सर इसके बारे में आता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस वाज फाउंड फ्रॉम कहाँ से? तो वो महरगढ़ सिविलाइजेशन से आता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, लेकिन आपको महरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में तकरीबन 5-6 इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत है। तो हम क्या बोले, महरगढ़ सिविलाइजेशन सबसे पहले हम लोकेशन में आते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रीजन में। यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? यहाँ से बोलन रिवर गुजरती है। ठीक है।
महरगढ़ सिविलाइजेशन क्या है? ये एक रूरल सिविलाइजेशन है, यानी गांव वाली जिंदगी थी, देहाती जिंदगी थी, शहरी जिंदगी नहीं थी। इसके बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या महरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में कि ये यहाँ पर फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस देखने को मिला, और एक इसकी खूबी क्या है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर देखने को मिला। ठीक है, महरगढ़ सिविलाइजेशन को किस सन में डिस्कवर किया गया था? 1974 में डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर किया? तो उनका नाम क्या था? कैथरीन जेरिस एंड जीन फ्रैंकोइस जेरिस। अच्छा, एक बात आपको यहाँ और बोलता चलूँ कि महरगढ़ सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर की वजह से बहुत फेमस है। तो महरगढ़ सिविलाइजेशन में किस चीज़ की खेती सबसे ज़्यादा हुआ करती थी? तो यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है कि महरगढ़ सिविलाइजेशन में जो प्रोडक्ट की खेती होती थी वो एक था बार्ली और दूसरा वीट। सबसे पहले हम लोग बार्ली के बारे में आते हैं, फिर वीट के बारे में जानते हैं। ठीक है तो अगर ऑप्शन में सबसे पहले बार्ली रहे तो आप लोग बार्ली को प्रीफर कीजिएगा, और इसके बाद वीट और बार्ली के अलावा बहुत सारी और दूसरी प्रोडक्ट को भी खेती होती थी। ठीक है, और एक बात यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है कि वीट और बार्ली की तीन वेराइटीज़ की खेती होती थी यहाँ पर, यानी उस वक्त लोग इस कदर कल्चर्ड हो चुके थे। ठीक है, इस नए एज में। तो देखिए, ये था, हम पालियोलिथिक के बारे में बोले, मेसोलिथिक के बारे में बोले, नियोलिथिक के बारे में बोले। ठीक है, अब नियोलिथिक के बाद अब दूसरे पार्ट में आता है, यानी पत्थर का दौर से अब आपको मेटल यानी धातु का दौर शुरू होता है, मेटल एज। तो जिस तरह स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, उसी तरह मेटल एज को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पहला हिस्सा कहलाता है चाल्कोलिथिक एज। दूसरा क्या कहलाता है? ब्रॉन्ज एज। और तीसरा कहलाता है आयरन एज। ठीक है तीसरा कहलाता है आयरन एज। तो मेटल एज को जस्ट लाइक स्टोन एज की तरह हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड किए। पहला क्या कहलाया? चाल्कोलिथिक एज, दूसरा कहलाया ब्रॉन्ज एज, तीसरा कहलाया आयरन एज। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज का जो पीरियड है उसको मेजरमेंट के जरिए एक उसका डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है आपको C14। इस डिवाइस का नाम क्या है? C14। टाइम मेजरमेंट के लिए हम लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो C14 के मुताबिक चाल्कोलिथिक एज का जो पीरियड आपको है बताता है वो आपको 2300 से 1750 BC तक, यानी 2300 से लेकर 1750 तक, 2300 से 1750 BC तक चाल्कोलिथिक एज का पीरियड है। जैसा कि हम आपको बोले ना कि नियोलिथिक एज में लोगों ने अपने आप को एक सोशल इन्वायरमेंट में ढालना शुरू कर दिया था, और नियोलिथिक एज में ही आपको क्या हुआ? एक नए कल्चर ने जन्म लिया था जिसको हम लोग महरगढ़ सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, महरगढ़ सिविलाइजेशन और चाल्कोलिथिक एज में बस आपको तकरीबन 3500 साल का डिफरेंस है, यानी 3500 साल का आपको डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है मैं आपको बोल रहा हूँ कि चाल्कोलिथिक एज में एक्चुअल इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअल ताल्लुक किस एज से है? वो चाल्कोलिथिक एज से ही है। ठीक है, तो महरगढ़ सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के तकरीबन 3500 साल पहले आया है। ठीक है, 3500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के महरगढ़ सिविलाइजेशन जो नियोलिथिक कल्चर एज में हुआ था। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज, ये नाम चाल्को से मुराद क्या है? चाल्को एक्चुअल में कॉपर का ओर होता है। ठीक है, चाल्को कॉपर का ओर है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का सिविलाइजेशन है, जिस एज में देखने को मिलता है हमें, वो चाल्कोलिथिक एज में मिलता है।
ठीक है। और चाल्कोलिथिक एज मेटल एज में आता है, और मेटल एज आपको प्री हिस्टोरिकल एज में आता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक प्री हिस्टोरिकल एज से है। और अगर एक्चुअल में हम जाएंगे, एग्जैक्ट हम जाएंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक हम लोग का चाल्कोलिथिक एज से है। तो चाल्को कॉपर का ओर होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यानी इस एज में कॉपर का इन्वेंशन हुआ, और इस एज में ही इंडस वैली पीपुल यानी हड़प्पन लोग रहे। तो इससे पता ये चलता है कि हड़प्पा के लोगों ने ही कॉपर का इन्वेंशन किया सबसे पहले। तो अगर हम लोग को एक क्वेश्चन आता है विच मेटल वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, ठीक है, वो था कॉपर। तो इंडस वैली के लोगों ने सबसे पहले कॉपर का इन्वेंशन किया, यानी मेटल में सबसे पहला उनका इन्वेंशन क्या था, कॉपर। अच्छा, C14 के मुताबिक, जैसे कि हम बोले कि C14 एक टाइम मेजरमेंट डिवाइस है, इसके मुताबिक कहा गया कि चाल्कोलिथिक एज का जो एज पीरियड है आपको 2300 से 1750, ठीक है। कई बुक्स में आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपको एग्जैक्ट फिगर में बता रहा हूँ, और आपको एग्जामिनेशन में इसी फिगर को सेंटर करना है, यानी इसी फिगर को सामने रखकर आपको अपना ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। 2300 से 1750। चाल्कोलिथिक एज के बाद आता है ब्रॉन्ज एज, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में सबसे पहला जो एलॉय इन्वेंशन हुआ वो आपको ब्रॉन्ज था, ठीक है। इंडस वैली के लोग इस एज को भी कवर करते हैं, ठीक है। मामला क्या होता है कि आपको गूगल वगैरह में अक्सर देखने को मिलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस एज से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें क्या शो करता है, ब्रॉन्ज एज से, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्ज एज तो वो जो उनका मैच्योर्ड फॉर्म था। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको हम लोग तकरीबन दो हिस्सों में भी बांट सकते हैं। एक होता था प्री मैच्योर्ड, एक होता मैच्योर्ड, ठीक है। पहले इंडस वैली के लोग, हड़प्पा के लोग स्टार्टिंग में आपको मिट्टी के घर में रहा करते थे, ठीक है। और उनकी ईंटें जो हुआ करती थी वो बैंट नहीं हुआ करती थी, वो प्री एज की बात है। लेकिन जब वो उन लोग का एज मैच्योर्ड हुआ, वो लोग मैच्योरिटी उन लोग के अंदर आई, जो तो वो लोग क्या, ईंटों के घर बनाने लगे। और घर कैसे ईंटों का, बैक ब्रिक का एक घर बनाने लगे, यानी पकी हुई ईंटों का घर वो लोग तैयार करने लगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको ब्रॉन्ज एज में देखने को मिलता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि फ्रॉम विच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स, तो होगा आपको चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। और ब्रॉन्ज क्या था, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, और इस एलॉय का इन्वेंशन किस एज में हुआ, ब्रॉन्ज एज में हुआ। किसके जरिया हुआ, इंडस वैली के लोगों के जरिया हुआ, ठीक है। ब्रॉन्ज एज के बाद एक एज आता है आयरन एज। आयरन एज से और इंडस वैली के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। आयरन से इन लोग का कोई ताल्लुक नहीं। आयरन का इन्वेंशन आर्याओं के जरिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, इंडस वैली के बाद। आर्याओं का चैप्टर इंडस वैली के लोगों के बाद ही आएगा। फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे इंडस वैली के सिविलाइजेशन पर। तो समझ में आया आप लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम एक स्नैपशॉट लेते हैं, ठीक है, उसको रीटेक करते हैं। आप लोग का भी जहन में अच्छी तरह से बात चल जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। देखिए, मेरे मेरा वीडियो बनाने का सबसे अहम पर्पस क्या है कि आपको किसी तरह का कोई बुक देखना ना पड़े। आपको एक कॉम्पैक्ट जो आंसर होगा और इन्फॉर्मेशन होगा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है, ठीक है, कि मैं जिन जिन बातों को पॉइंट आउट करूंगा इस वीडियो में, नियर अबाउट एग्जामिनेशन में वही तमाम चीज़ें आएंगी, आपको देखने को मिल जाएगी। ये मेरा एरोगेंस नहीं, बस अपना एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए कि रीटेक लेते हैं हम लोग। तो हम क्या टॉपिक पकड़े थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम लोग आपको कुछ बोले थे ना कि पूरी दुनिया में कई सिविलाइजेशन, कई तरह की सिविलाइजेशन है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसी तरह हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है।
तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को हम क्या बोले थे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम लोग कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ उसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही एक बेहतरीन सिविलाइजेशन का दौर शुरू होता है। यही वजह है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम लोग क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बोले थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक रिलेशन था, और वो रिलेशन किस तरह सेटअप हुआ? वो रिलेशन सेटअप हुआ ट्रेड के जरिए। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ के कुछ लोग दूसरे मुल्क में जाएंगे तो यहाँ की कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएंगे, वहाँ के कुछ लोग या फिर हमारे ही मुल्क के लोग जब वहाँ से वापस आएंगे तो वहाँ की कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर इस मुल्क में आएंगे। ठीक है, तो पता चलता है क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक और जुड़ी हुई जो चीज़ें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाई गई है, जो रिमेन्स मिला है वहाँ पर, तो उस रिमेन्स से पता चलता है कि वहाँ के लोग हमारे सिविलाइजेशन को, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पर आबाद थी, यानी इंडस रिवर रीजन के, यानी इंडस रिवर के इलाकों में आबाद थी, या फिर हमारे मुल्क इंडिया को वो लोग पहले मेलुआ कहते थे। ठीक है, मेलुआ क्या हिंदुस्तान का पुराना नाम भी हम कह सकते हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त में इसको कहा जाया करता था। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बोले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग टेराकोटा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टेराकोटा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, सरकोटाडा, दियामाबाद, व्हाटएवर एनी साइट्स आर देयर, ओके। तो उन तमाम साइट्स में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है वो आपको क्रॉकरी, बर्तन वगैरह है। टेराकोटा का माने होता है सुर्ख लाल किस्म की मिट्टी, पहले उसी मिट्टी से आपको बर्तन वगैरह बनाया जाता था। ये मिट्टी काफ़ी सख्त हुआ करती है। ठीक है, यही वजह है कि इस तरह की मिट्टियों का इस्तेमाल बर्तन बनाने में वो लोग क्या करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को टेराकोटा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और ये टेराकोटा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन 6 लार्ज ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? टेराकोटा सिविलाइजेशन कहा जाता है। मेलुआ मीन्स इंडस रिवर रीजन और इंडिया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू इन हाउ मेनी ब्लॉक्स? 6 लार्ज ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया था। अब बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका ताल्लुक प्री हिस्टोरिकल एज से है या प्री हिस्टोरिकल पीरियड से है। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को मैंने कहा कि 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा कहलाता है स्टोन एज, दूसरा हिस्सा कहलाता है मेटल एज। स्टोन एज माने पत्थर का दौर, मेटल एज मीन्स धातु का दौर। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है पालियोलिथिक एज, दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक एज, तीसरा कहलाता है नियोलिथिक एज। पालियोलिथिक का फीचर हम क्या बोले कि इस एज में लोग जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ के केव में रहा करते थे और कच्चा गोश्त, मांस वगैरह खाया करते थे। ठीक है, तो इस एज की खूबी है। और दूसरा एक पालियोलिथिक एज को हम लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सोहन कल्चर के नाम से भी पुकारा करते थे। ठीक है, उसके बाद पालियोलिथिक एज के बाद दूसरा एज शुरू होता है मेसोलिथिक एज। ये एज खत्म होता है तो मेसोलिथिक एज शुरू हुआ। मेसोलिथिक एज की सबसे अहम खूबी क्या है कि इस एज में इंसान ने फायर और व्हील का इन्वेंशन किया। ठीक है, व्हील का इस्तेमाल आपको बर्तन बनाने में वो लोग किया करते थे, और फायर का इस्तेमाल आप लोग जानते ही हैं, फायर से हम लोग क्या क्या इस्तेमाल ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको बताए थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज नॉट कम इन एग्जामिनेशन, कि क्या था? अपेंडिक्स का जो इस्तेमाल था, अपेंडिक्स इंसान का बॉडी का एक ऑर्गन होता है, पहले वो इसका इस्तेमाल होता था अपना, लेकिन उसका जो इस्तेमाल था, यूसेज था, वो मेसोलिथिक एज में आके ख़त्म हो गया। अपेंडिक्स का काम होता था कि वो रॉ फूड को डाइजेस्ट किया करता था और डाइजेस्ट करने में मदद किया करता था। लेकिन चूंकि अब इंसान माने नरम गोश्त खाने का आदी हो गया, नरम गिजा लेने का आदी हो गया, या और गिजा ऐसा जो पकी हुई गिजा हुआ करती थी, क्योंकि फायर का इन्वेंशन हो गया था इस एज में। इस वजह से इस ऑर्गन का कभी काम नहीं पड़ा, और जब किसी चीज़ का काम नहीं पड़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस ऑर्गन का काम हमेशा के लिए
आपको ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप प्रैक्टिकली इस बात को देख सकते हैं कि अगर किसी आँख वाले इंसान की आँख पर हम पट्टी बांध दें और वो पट्टी महीना से साल में गुजरे, साल से कई साल में गुजरे, और एक लंबे पीरियड के बाद जब उसको हम खोलते हैं तो वो इंसान माने अंधा हो जाता है। एक इंसान अगर मान लीजिए अपने आप को सोच ले कि हम किसी से नहीं बोलेंगे और वो कुछ नहीं बोलते, यानी अपनी जबान का इस्तेमाल ही नहीं करता और अपने आप को गूंगा की तरह बना के रख देगा, तो वो जबान वाला इंसान एक वक्त आएगा कि वो गूंगा हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी चली जाएगी। उसी तरह मेसोलिथिक एज में अपेंडिक्स की कैपेसिटी भी चली गई, क्योंकि अपेंडिक्स का फीचर क्या होता था कि ये रॉ फूड को डाइजेस्ट करता था। जब यहाँ पर रॉ फूड मिल ही नहीं रहा और हर तरह का फूड पकी हुई है, तो इसका काम ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, और जब काम नहीं पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बोले नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मीन्स नया। इस एज में कुछ नया देखने को मिला। नया क्या देखने को मिला? लोगों ने एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगे, समाजी तौर पे एक दूसरे के साथ एक ताल्लुकात तालमेल सेटअप करने लगे, और यही वजह है कि नियोलिथिक एज में एक नए कल्चर ने जन्म लिया, जिसको हम लोग महरगढ़ सिविलाइजेशन कहते हैं। महरगढ़ सिविलाइजेशन के से कनेक्टेड हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर बताएं। पहला आपको क्या जानना है कि महरगढ़ सिविलाइजेशन आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रीजन में पाया जाता है था। ठीक है, महरगढ़ सिविलाइजेशन से किस नदी का गुजर होता था? बोलन रिवर का गुजर हुआ करता था। महरगढ़ सिविलाइजेशन 1974 में डिस्कवर किया गया। महरगढ़ सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? आपको कैथरीन जैरिस एंड जीन फ्रैंकोइस जैरिस ने किया। महरगढ़ सिविलाइजेशन क्या था? फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चरल लैंड था, और सबसे पहला एग्रीकल्चरल एविडेंस हमको महरगढ़ सिविलाइजेशन में देखने को मिला। यहाँ पर बार्ली और वीट की खेती बहुत जोरों शोर से की जाती थी, और इन तमाम प्रोडक्ट की 3 वैरायटीज़ की खेती होती थी यहाँ पर। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ों की खेती की जाती थी महरगढ़ सिविलाइजेशन में। महरगढ़ सिविलाइजेशन जो था ये देहाती सिविलाइजेशन था, यानी रूरल सिविलाइजेशन था। ठीक है, शहरी जिंदगी यहाँ नहीं थी, शहरी तहजीब नहीं था यहाँ पर, देहाती तहजीब था, गांव की वाला तहजीब था यहाँ पर। ठीक है, महरगढ़ सिविलाइजेशन के बाद फौरन बाद नहीं, एक्चुअली महरगढ़ सिविलाइजेशन जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा तो एक लंबे अरसे के बाद एक नया सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और महरगढ़ सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तकरीबन 3500 साल का डिफरेंस है। महरगढ़ सिविलाइजेशन नियोलिथिक एज में जन्म लिया, और फिर उसके बाद ये खत्म हुआ, तो अब दूसरा एज शुरू होता है था, वो मेटल एज। यानी वक्त और टाइम क्या करवट ले लिया, पत्थर की जिंदगी से आपको धातु की जिंदगी पर आ गया। और मेटल एज को हम स्टोन एज की तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। पहला कहला है चालकोलिथिक एज, दूसरा कहला है ब्रॉन्ज एज, तीसरा कहला है आयरन एज। चालको का माने होता है ये कॉपर का ओर होता है, इसलिए, और चूंकि कॉपर, इससे ये साबित होता है कि चालकोलिथिक एज में कॉपर का इन्वेंशन हुआ। और चालकोलिथिक एज यानी C14 एक डिवाइस है जो टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो C14 के मुताबिक चालकोलिथिक एज का पीरियड हम क्या बोले, 2300 से 1750 BC। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक्चुअल जिस एज में है वो है चालकोलिथिक एज में है। ठीक है, चालकोलिथिक एज के बारे में बस आपको यही जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक इस एज से है। दूसरा, कॉपर का इन्वेंशन इस एज में हुआ, यानी जब कॉपर का इन्वेंशन इस एज में हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक इस एज में है, तो कॉपर का इन्वेंशन किसने किया? हड़प्पन ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद आता ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में भी इसमें भी इंडस वैली के लोग यानी हड़प्पन लोग आबाद रहे, और ये एज जो था ये एक मैच्योर्ड एज था। ठीक है, अक्सर गूगल वगैरह में हम बोले थे ना कि आप लोग अगर सर्च कीजिएगा तो उसमें दिखाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक ब्रॉन्ज एज से है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ताल्लुक आपको चालकोलिथिक एज में। हम आपको ये भी बोले थे कि पहले वो लोग देहाती जिंदगी गुजारा करते थे, फिर उसके बाद शहरी जिंदगी में कन्वर्ट हुए। यानी हड़प्पा जो लोग हुआ करते थे पहले मिट्टी के घर में रहा करते थे इमेच्योर फेज में, या हम लोग उसे प्री मैच्योर भी कह सकते हैं। और पोस्ट मैच्योर में, यानी जब वो लोग पूरा मैच्योर्ड हो गए तो वो लोग क्या, ईंटों के घर में रहने लगे। पहले अगर ईंट बनाया करते थे तो कच्ची मिट्टी की ईंट हुआ करती थी,
ठीक है। अब यहाँ पर जब ईंट बनाने लगे पोस्ट यानी पूरे मेच्योर्ड फेज में, तो वो लोग ईंटों को पका दिया करते थे, यानी बैक ब्रिक का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक चालकोलिथिक एज से। ब्रॉन्ज एज में सबसे पहला एलॉय जो डिस्कवर्ड हुआ वो ब्रॉन्ज था, जो इसी एज में हुआ, और इसका भी इन्वेंशन हड़प्पा के लोगों ने ही किया, ठीक है। चालको और ब्रॉन्ज इन दोनों एज के दरमियान हड़प्पा के लोगों ने गोल्ड और सिल्वर का भी इन्वेंशन किया। सिल्वर पूरी दुनिया में सबसे पहले आपको हमारे इंडिया में इन्वेंशन हुआ, किसके जरिए? हड़प्पा के लोगों के जरिए इन्वेंशन हुआ। और कॉपर का इन्वेंशन हड़प्पा वालों ने किया, और कहाँ से किया? राजस्थान के खेतरी से किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि खेतरी इज फेमस फॉर विच प्रोडक्ट? वो कॉपर के लिए। और खेतरी राजस्थान का ओल्डेस्ट कॉपर माइन में से एक मैंने माइनिंग एरिया है खेतरी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। आयरन एज का हम बोले कि आयरन एज का ताल्लुक हड़प्पन एज से किसी तरह भी नहीं है, ठीक है। हड़प्पा का अच्छा, आयरन एज का ताल्लुक आपको आर्याओं से है, और आर्याओं का चैप्टर इसके बाद होगा, ठीक है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग को एज वाइज मैंने पूरा क्लासिफाई किया। अब चंद ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी से कनेक्टेड चंद इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने माइंड में रखें। पहला इन्फॉर्मेशन हम आईवीसी से कनेक्टेड क्या बोले थे? नाम से लेकर बोले थे ना। तो मेलुहा किसे कहते हैं? आप लोग को पता चला कि पहले हिंदुस्तान को मेलुहा कहा जाता था, और इंडस रिवर के रीजन को मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। किस चीज़ से पता चलता है? मेसोपोटामिया में जो रिमेन्स मिला है उस रिमेन्स से पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोले हैं कि ब्लॉक्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, 6 लार्ज ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक फीचर ये भी है कि ये शेप कैसा था। इंडस वैली का शेप कैसा था? तो इसका शेप था आपको ट्रायंगुलर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में था। और इसका रोड का शेप क्या था? तो रोड का शेप अगर हम देखेंगे तो वो था स्ट्रेट एंड ब्रॉड, स्ट्रेट एंड ब्रॉड। तो शहर का जो शेप था ट्रायंगुलर शेप था, रोड का यानी सड़कों का जो शेप था वो स्ट्रेट एंड ब्रॉड था, ठीक है। अब इंडस वैली में जो सील हुआ करते थे, यानी जिसको हम लोग ट्रेड में और उसका अपना एक होता नहीं था, मॉनेटरी वैल्यू हुआ करता था शील का। तो उस शील का शेप क्या था? तो उस शील का शेप था आपको रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप का भी था, ठीक है। तो देखिए, शेप में आपको 3 चीजों को जानना है। पहला शेप किस चीज का? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप क्या था, ठीक है। इस सिविलाइजेशन का शेप तो वो था ट्रायंगुलर शेप था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़कें हुआ करती थी उसका शेप क्या था? तो वो था आपको स्ट्रेट एंड ब्रॉड। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील हुआ करती थी उसका शेप कैसा था हुआ करता था? रेक्टेंगुलर हुआ करता था या फिर स्क्वायर हुआ करता था। ये शेप का मामला है। अब इसके बाद आता है कि इंडस वैली के लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको वो लोग जानते नहीं थे, यानी उस सिविलाइजेशन में वो चीज़ देखने को नहीं मिला। जैसे कि शुगर कैन से वो लोग नावाकिफ थे। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विच क्रॉप वाज नॉट नॉन बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो एक शुगर कैन आता है, ठीक है। जानवर में वो लोग लायन से नावाकिफ थे, ठीक है। इसके अलावा जिराफ को भी वो लोग नहीं जानते थे। फिर उसके बाद आयरन से तो वो लोग टोटली नावाकिफ थे, ठीक है। आयरन से उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आगे बोल दिए कि आयरन का ताल्लुक किससे मिलता है? आर्याओं से मिलता है, जो बात का टॉपिक होगा हम लोग का। फिर उसके बाद आपको हाँ, तो देखिए अब मामला क्या है कि इंडस वैली के लोगों ने बहुत चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया। जैसे कि इंडस वैली के लोगों ने कॉपर का इन्वेंशन किया,
ठीक है, पहली नंबर बात। इंडस वैली के लोगों ने एलॉय में सबसे पहले ब्रॉन्ज का इन्वेंशन किया। इंडस वैली के लोगों ने आपको पूरी दुनिया में सबसे पहले कटन का इन्वेंशन ये लोग किए, इंडस वैली के लोगों ने। इसके अलावा इंडस वैली के लोगों ने न्यूमेरिकल सिस्टम जो होता है, न्यूमेरिकल सिस्टम या नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन इन्हीं लोगों ने किया है। इसके अलावा न्यूमेरिकल सिस्टम का ग्रोथ भी इन लोगों के जरिया हुआ, और इसमें आपको सिंबल भी शामिल है, न्यूमेरिकल सिंबल, जैसे आपको प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन, माइनस वगैरह का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका कंसेप्ट भी इंडस वैली के लोगों के जरिया ही हमको मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ट्रेड का हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आता है कि द पीपल ऑफ आईबीसी यूज्ड टू ट्रेड विथ विच कंट्री या विथ विच कल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको सुमर आएगा, मेसोपोटामिया आएगा, इजिप्ट आएगा, तो आपको ऑप्शन में जिसको प्रीफर करना है वो आपको सुमर मानना है। अगर सुमर नहीं रहता है तो हम लोग मेसोपोटामिया को करेंगे, इसलिए कि सुमर जो है मेसोपोटामिया का ही एक शहर है, इसलिए उन लोग का ट्रेड रिलेशन अगर सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा और प्रीफरेंस होगा तो वो है सुमर, उनको हम लोग मारेंगे ट्रेड के मामले में। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट, कि कहा जाता है इंडस वैली के लोगों का अपना एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है। तो एक क्वेश्चन आता है विच इज़ द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो आता है आपको ब्रिक्स आता है। ठीक है, ये इतना स्टैंडर्डाइज्ड था कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों हजारों साल पहले लोग ईंटों को पकाया करते थे, तब उससे जाकर अपना घरों को बनाया करते थे। क्या? ताकि उनकी घर का लॉन्गेविटी अच्छा हो सके, सैलाब वगैरह का खतरा ना हो सके और उनका घर मजबूत बने। तो एक क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ आईबीसी, तो होगा ब्रिक्स। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल्स। इंडस वैली के लोग जो क्रॉकरी बनाया करते थे या सील बनाया करते थे, मोहर जिसको हम लोग कहते हैं, तो या किसी तरह का भी स्कल्पचर्स जो बनाया करते थे उसमें किस तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो आपको दो रॉ मटेरियल को जानना पड़ेगा। क्या? एक सॉफ्ट लाइमस्टोन और दूसरा स्टीयाटाइट। क्या? सॉफ्ट लाइमस्टोन एंड स्टीयाटाइट। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक वर्क। आपको एक चीज़ ये भी बोल दूं कि वो लोग जो ईंटों का यूसेज इतने बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने किया है, और हर जगह उन लोगों ने ईंटों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अपने घर के मामले में, घर में बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए इन लोगों ने ईंटों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे खूबसूरत अगर ब्रिक वर्क कहीं पर देखने को मिलता है तो वो आपको ग्रेट बाथ में देखने को मिलता है। ठीक है, इंडस वैली के लोगों में आपको ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है देखने को? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट रिमार्केबल ब्रिक वर्क वाज सीन फ्रॉम वेयर, तो वो होगा ग्रेट बाथ। यानी ग्रेट बाथ में ईंटों का काम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया। इसके अलावा आपको एक चीज यहां बोलता चलूं, इंडस वैली के लोग अपने मुर्दों को, जब उस दौर में लोग मर जाया करते थे तो क्या करते थे, वो लोग उन्हें दफना दिया करते थे। तो यहाँ ऑप्शन में आपको क्या आएगा? इनह्यूमेशन। तो हम क्या बोले कि नंबर सिस्टम और न्यूमेरिकल सिस्टम का इन्वेंशन इंडस वैली के लोगों के जरिए हुआ। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको और देता चलूं कि आज के दौर में भी इंडस वैली के जो हम लोग कहते नहीं कि आने वाली नस्लें, ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलती है, और वो पाकिस्तान में देखने को मिलती है। यानी पाकिस्तान में एक ऐसा ट्राइब है जिसका नाम हम लोग ब्राहिस कहते हैं।
अच्छा सॉरी, यहाँ पर आई छूट गया है, मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा ट्राइब है जिसका नाम है ब्राहिस। एस, ब्राहिस। ठीक है, BRAHUIS, ब्राहिस। इस ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि इसके जो पूर्वज यानी आबा व अजदाद जो हैं वो इंडस वैली के लोग ही थे। तो ब्राहिस आप लोग समझिएगा, द डिसेंडेंट ऑफ हड़प्पन पीपुल। हु आर ब्राहिस? द डिसेंडेंट ऑफ हड़प्पन पीपुल्स, यानी हड़प्पा के लोग के नई नस्लें हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जिसे हम लोग कहते हैं। और ब्राहिस और हड़प्पा में क्या ताल्लुक है कि हड़प्पा के लोग इनके पूर्वज है, किसके? ब्राहिस के, यानी उनके आबा व अजदाद हैं। तो डिसेंडेंट में आपको ये चीज रखना याद। अच्छा, बेरियल प्रैक्टिस में तो हम बोल दिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब लोग मर जाया करते थे तो उन्हें दफना दिया करता था। और इसे एक ऑप्शन में ये भी आता है इनह्यूमेशन, इनह्यूमेशन, और कहीं कंप्लीट बेरियल। ठीक है, इनह्यूमेशन या कंप्लीट बेरियल। उन जो हड़प्पा के लोग जब मर जाया करते थे तो उन्हें दफनाने का ये रिवाज आम था उस वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज आपको आता है, जानने को मिलेगा कि जब हम लोग की खुदाई हो रही थी यहाँ पर इस तहजीब की, तो उस खुदाई के दौरान हम लोग नर्मदा नदी का नाम तो सुने होंगे। तो नर्मदा वैली हम लोग किसे कहते हैं? नर्मदा रिवर के आसपास में जो वादी बसी हुई है उसे हम लोग नर्मदा वैली भी कहते हैं। तो नर्मदा वैली से सबसे पहले जो मैन का एविडेंस देखने को मिला वो नर्मदा वैली से मिला हमें। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन was seen from नर्मदा वैली। इंसान का सबसे पहला एविडेंस कहां से देखने को मिला? नर्मदा वैली से मिला। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा आपको, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज सीन फ्रॉम व्हाट? ऑप्शन में एक आपको रहेगा शिवालिक वैली, एक रहेगा नर्मदा वैली, और एक मान लीजिए कोई और रहता है, तो आपको नर्मदा में टिक मारना है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड हम आपको चंद इंफॉर्मेशन जो अक्सर क्वेश्चन में इसको रेगुलेट करता है आपको जहन में रखना है। पहला हम आपको, चलिए इसको हम रीटेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या, इसको हम इरेज कर देते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम इरेज करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानने को मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को दिए जो अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है कि आपको किसी और किताब देखने से पहले अब आप अगर मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको नाम से बोले ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग सबसे पहले क्या बोले? टेराकोटा सिविलाइजेशन कहा जाता है। टेराकोटा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे टेराकोटा के बर्तन वगैरह देखने को मिलते हैं। टेराकोटा होता है सुर्ख, यानी रेड कलर की मिट्टी जो सख्त होती है नेचर में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को टेराकोटा सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली रीजियन को या फिर इंडिया को मेलुआ भी कहा जाता है। और ये चीज किस चीज से पता चलता है? जो रिमेन्स हमको मेसोपोटामिया में मिला। ठीक है, इसके अलावा हम आपको ये भी कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 6 लार्ज ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम शेप का चर्चा करते हैं, यानी उसका माने शेप, बनावट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा था? ट्राइंगुलर था। उसका रोड का शेप कैसा था? स्ट्रेट एंड ब्रॉड था।
और जो सील हुआ करती थी उसका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर था और स्क्वायर टाइप का था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में और हड़प्पा के लोगों ने जिस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले इन्वेंट किया वो था हमर, यानी हथौड़े का इन्वेंशन सबसे पहले हुआ। इंडस वैली के लोग आपको नेचर को पूजा करते थे। ठीक है, नेचर में क्या क्या आता है आपको, नेचर में आता है दरख्त आता है, पत्थर आता है और अधिशिवा। अधिशिवा क्या है, एक भगवान है। अधिशिवा या प्रोटो शिवा जो है एक भगवान है और ओनली मेल डिटी है। ये क्या है, ओनली मेल डिटी। अधिशिवा को कहने वाले कौन रिसर्चर्स है, सर जॉन मार्शल के मुताबिक वो लोग कहा गया, सर जॉन मार्शल ने अपने कहा कि इंडस वैली के लोग अधिशिवा को भी पूजा करते थे, वो ओनली मेल डिटी था उनका। ठीक है, इसके अलावा अधिशिवा के अलावा वो लोग 7 मदर्स को भी पूजा करते थे, जिसको हम लोग सप्तम मत्रिका कहते हैं। हिंदी में शायद इसको सप्तम मत्रिका कहा जाता है, और 7 मदर्स। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए एक मेल डिटी अधिशिवा, इसके अलावा वो लोग का एक देवता क्या था, यूनिकॉर्न था। ठीक है, और आपको 7 मदर्स थी। तो यहाँ पर भगवान में उन लोग का या फिर गॉड में जिसको वो लोग पूजा करते थे, औरतों की तादाद ज़्यादा है, 7 मदर्स। ठीक है, वो लोग पूजा करते थे। तो यही वजह है, इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो क्या था, मैट्रिआर्किकल सोसाइटी था। मैट्रिआर्किकल यानी औरतों से कनेक्टेड था। ठीक है, और आपको चूंकि यहाँ पर डीटी से ये अंदाजा लगाया जाता है, और आपको आर्यन सिविलाइजेशन जो था वो पैट्रिआर्किकल था। ठीक है, तो इंडस वैली का सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर क्या था, मैट्रिआर्किकल था, जहां पर औरतों को काफी अहमियत दी जाती थी, समाज में उनका एक रुतबा हुआ करता था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्यों मैट्रिआर्किकल, क्योंकि वो लोग 7 मदर्स को पूजा करते थे और सप्तम मत्रिका को पूजा करते थे, इसलिए इस मैंने ताल्लुक से वो लोग औरतों को इज्जत दिया करते थे। और इसके अलावा इंडस वैली के लोगों ने सबसे पहले कटन का इन्वेंशन किया पूरी दुनिया में। इंडस वैली के लोगों ने सिल्वर का इन्वेंशन किया। इंडस वैली के लोग शुगर कैन को नहीं जानते थे, यानी गन्ना जिसे हम लोग कहते हैं। इंडस वैली के लोग आपको लायन को नहीं जानते थे। इंडस वैली के लोग आपको जिराफ को नहीं जानते थे। इंडस वैली के लोगों का ताल्लुक आयरन से दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, इंडस वैली के लोग आपको पूजने में, जानवर में हम बुल को पूजा करते थे। इंडस वैली के लोग अगर आपको बर्ड्स में किसी बर्ड्स को सबसे ज़्यादा पूजते थे तो वो आपको पीजियन देखने को मिलता है। ठीक है, इंडस वैली के लोग नेचर को पूजा करते थे। नेचर में मैंने आपको बोल दिया ना, तो उसमें पत्थर दरख्त वगैरह आता है। अच्छा, इंडस वैली के लोगों का ट्रेड रिलेशन किससे था, इंडस वैली के लोगों का ट्रेड रिलेशन, सबसे पहले हम लोग सुमर का नाम लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेसोपोटामिया का नाम लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इजिप्ट का नाम लेंगे। प्रेफरेंस सबसे पहले हम लोग सुमर को देंगे। इंडस वैली के लोगों का जो सबसे ज़्यादा यानी स्टैंडर्डाइज्ड एडवांस्ड जो प्रोडक्ट हुआ करता था, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आंसर होगा आपको ब्रिक्स। इंडस वैली के लोग जो स्कल्पचर्स बनाया करते थे, उस स्कल्पचर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता था, तो वो रॉ मटेरियल में आपको 2 चीज़ों का नाम आता है, एक आता है सॉफ्ट लाइमस्टोन और दूसरा आता है स्टीयरटाइट। इंडस वैली के लोगों ने ईंटों का काम बहुत जगह खूबसूरत अंदाज में किया, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत ब्रिक वर्क अगर कहीं पर मिलता है तो वो आपको ग्रेट बाथ में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा ना कि इंडस वैली की जो नई नस्लें हैं वो आज भी दुनिया में मौजूद है, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पड़ोसी शहर पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ पर एक ट्राइब रहता है जिसको हम लोग ब्राहिस कहते हैं। ठीक है, और आईबीसी के लोग यानी हड़प्पन लोग उसके पूर्वज हैं, यानी माने आपको फोर फादर्स। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट का नाम क्या है, ब्राइस है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। फिर इसके बाद इंडस वैली के लोग अपने मुर्दों को क्या करते थे, दफना दिया करते थे, यानी कंप्लीट बेरियल। ठीक है, और सबसे पहले मैन, इंसान का जो एविडेंस देखने को मिला कहाँ से मिला, आपको नर्मदा वैली से देखने को मिला। ठीक है,
और दो इंपॉर्टेंट फीचर को और याद रखना है। एक फीचर क्या है, एक क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर ये पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे अहम खूबी यानी फीचर्स क्या है, तो वो आता है टाउनशिपमेंट। टाउनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज टाउनशिप। ठीक है, टाउनशिप का माने क्या है कि वो लोग एक खूबसूरत शहरी जिंदगी, फैसिलिटेड जिंदगी, जहां पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद हो, वो लोग सेटअप किए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, और टाउन बेस्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो क्या आपको जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन और टाउन बेस्ड सिविलाइजेशन एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टाउनशिप। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछे द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, तब वो बोलेंगे ब्रिक्स। अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो ब्रिक्स, और अगर बोलेगा फीचर्स तो आपको टाउनशिप। और इसके अलावा ग्रेट बात में उन लोग का बहुत ही खूबसूरत ब्रिक वर्क किया गया है। ठीक है, आज का क्लास मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को हमको डील करने के लिए आपको कई क्लास में हमको डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट वाइज हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे इंशाल्लाह। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, कई वीडियो इसके लिए आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहे, वक्त पे आपको वीडियो मिलते जाएंगे। थैंक यू।